Guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.6, or secondly it is related with CPR. CPR is cost of production report. अच्छा, अब क्वेश्चन की जो लेंथ है वो आप चेक कीजिए. आई मीन देर आर सम लाइंस, लेकिन जब आप क्वेश्चन के परफॉर्मे को देखेंगे तो इट्स एब्सोल्युटली सिमिलर. वहाँ पर एक लेफ़्ट पेज है, लेफ़्ट पेज पर आपको दो डिपार्टमेंट मींस दो पोर्शंस हैं. ऊपर आप क्वांटिटी शेड्यूल बनाएंगे और नीचे वाले पोर्शन में आप कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट बनाएंगे. राइट वाले पोर्शन के अंदर सबसे पहले कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर आप बनाएंगे, उसके बाद आप इक्वलेंट स्केजुअल बनाएंगे और उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट आप बनाएंगे. परफॉर्मे की शक्ल आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए. लेफ़्ट साइड पे दो पोर्शन और राइट साइड पे 3 पोर्शंस आप कवर करेंगे. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन थोड़ी सी लाइंस के अंदर ही वो सारी इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलरेडी अवेलेबल विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड विच इज़ नेसेसरी टू पुट इनटू द परफॉर्मा. जो परफॉर्मे में पुट करने के लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है 7.6 के ऊपर. एक और चीज़ आप ज़रा गौर करें जो पहले किसी क्वेश्चन के अंदर नहीं आई, एंड दैट इज़ नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस. यहाँ कुछ डिस्कशंस रिमाइंड करवाने के लिए आपको करा देता हूँ कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉसेस. नॉर्मल लॉस विच इज़ uncontrollable loss, no matter how much good control you are doing or you are having upon your manufacturing process, but that loss will surely be happening. यानी कि जितना मर्ज़ी आप कंट्रोल कर लें, वो लॉस जो हर सूरत में होना होता है उसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं. अब मे बी कि आप में से कुछ बंदे इस पर रजिस्ट करें कि लॉस को तो हर किस्म के लॉस को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन देर आर फ्यू लॉसेस विच कैन नॉट बी अवॉइडेड. उन्होंने होना ही होता है. और उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि जैसे पेट्रोल आप डलवा रहे हैं तो वहाँ पर एवापोरेशन का प्रोसेस होता है, पेट्रोल एवेपोरेट हो जाता है. तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. नॉर्मल लॉस की एक और एग्जांपल, जैसे अगर शॉर्टेज हो गई रॉ मटेरियल के अंदर, आपने एक ट्रक पे 100 यूनिट्स मंगवाए, जब वो यहाँ पहुँचे तो वो निकले लेट्स से 2 यूनिट्स कम निकले. अब इसमें आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए कि आपका जो सप्लायर है ये उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है. तो ये भी अनअवॉइडेबल लॉस है, नॉर्मल लॉस इसको बोला. अच्छा जी, और लीकेज एक और चीज़ है. अगर आपकी प्रोडक्ट जब पहुंची तो वो लीक हो चुकी हुई थी, वहाँ से कुछ यूनिट वेस्ट हो गए, ये भी नॉर्मल लॉस है. अच्छा, आप टेलर के पास गए होंगे, अगर आपने देखा होगा कि वो जब कपड़े सीता है तो पूरा का पूरा कपड़ा इस्तेमाल नहीं होता, उसमें से कुछ कपड़ा बहुत छोटे टुकड़ों के अंदर वो वेस्ट हो जाता है. अब आप चाहे जितना मर्ज़ी कंट्रोल करें, जितनी मर्ज़ी कंप्यूटराइज्ड सिलेक्शंस करें, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक कटर्स आ चुके हुए हैं, कंप्यूटर डिज़ाइंस आ चुके हुए हैं. इवन देन नो डाउट कि इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने वो लॉसेस को कम किया, लेकिन इसके बावजूद भी लॉस होता है. तो दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल लॉस. पहले तो आपने ये ज़हन में बिठाना है. अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि नॉर्मल लॉस को आप फर्स्ट पेज के जो लोअर पोर्शन है वहाँ पर आपने इस जगह पर मेंशन किया हुआ है वो नॉर्मल लॉस की अमाउंट निकालने के लिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे भी कैलकुलेट होना चाहिए नॉर्मल लॉस को. मगर अब मैं यहाँ आपको एक और चीज़ साथ में शो कराने लगा हूँ, वो इसके साथ वाली जो स्टेटमेंट है वो आप पढ़ें. दैट इज़ योर फर्स्ट डिपार्टमेंट. अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट है और वहाँ पे नॉर्मल लॉस हो गया हुआ है, फार्मूला चेक करें. इस जगह पर फार्मूले में लिखा हुआ है कि नॉर्मल लॉस के जितने भी यूनिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है स्मॉल आर के साथ. और आर, स्मॉल आर क्या चीज़ होती है? पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट. वापस आएँ. अब यहाँ पर मैंने आपको ये हाईलाइट क्यों किया था कि ये जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है ये बेसिकली कहीं से भी कॉस्ट रिसीव नहीं करता. फिर वापस सोल्यूशन में जाएं, वहाँ पर आपका फार्मूला लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस का कि आपने स्मॉल आर से इसको मल्टीप्लाई करना है, जबकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है. इसका मतलब है कि स्मॉल आर तो इस क्वेश्चन में होगा ही नहीं. क्या मतलब कि फर्स्ट डिपार्टमेंट जो है इट वुड नॉट बी एबल टू रिसीव एनी कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, क्योंकि उससे प्रीवियस डिपार्टमेंट ही कोई नहीं है. तो जब आर नहीं होगा तो तब आपका नॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट नहीं होगा.
हालांकि क्वेश्चन में गिवन है, इसके बावजूद भी नॉर्मल लॉस क्यों कैलकुलेट नहीं होगा? क्योंकि आपके पास प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, होपफुली आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया होगा और इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाएं कि अगर नॉर्मल लॉस है, फार्मूला भी मौजूद है, लेकिन इफ़ इट इज़ हैपनिंग इन द फर्स्ट डिपार्टमेंट तो तब ये लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। ओके, ये हमने अभी तक जो ओवरव्यू किया था उस ओवरव्यू को फोकस रखा इस पहली लाइन के ऊपर। पहले हमने देखा नॉर्मल लॉस का फार्मूला होता है, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो नॉर्मल लॉस नहीं कैलकुलेट होगा और फर्स्ट डिपार्टमेंट की वजह से कैपिटल आर और स्मॉल आर वो भी नहीं होंगे, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट सिंस इट इज़ फर्स्ट डिपार्टमेंट, तो इट वॉन्ट बी रिसीविंग एनी कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट बिकॉज इट्स फर्स्ट डिपार्टमेंट। इसका कोई प्रीवियस डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो कैपिटल आर भी नहीं, स्मॉल आर भी नहीं, और उसके बाद जो नॉर्मल लॉस है जो कैलकुलेट होके अमाउंट यहाँ आनी थी वो भी नहीं। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन की ये जो इंट्रो ले लिया, इसके बाद क्वेश्चन करने में हमें कुछ थोड़ी सी फैसिलिटी मिलेगी और आसान होगा। अब हमने रूटीन के अंदर क्वेश्चन पढ़ने और जो चीज़ जिस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है, जिस पोर्शन से एसोसिएटेड है हमारे क्वेश्चन से, हम वहाँ फिल करेंगे। वो लेफ़्ट वाला पेज हो सकता है या वो राइट वाला पेज हो सकता है। ओके, शुरू से हम पढ़ें। फॉर द मंथ ऑफ जून टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 1 एज AS समद इंडस्ट्री, डायरेक्ट मटेरियल उसने सबसे पहले आपको दे दिया है 39875, डायरेक्ट लेबर आपको दे दी हुई है और ओवरहेड दे दिया 13,700। ये मटेरियल, लेबर और FOH की टोटल कॉस्ट है। ऑलराइट, तो ये सबसे पहली जो है जो आपको नज़र आ रही है ये मटेरियल की कॉस्ट है 39,875, क्योंकि पिछली लाइन में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये डायरेक्ट मटेरियल है। इसका मतलब कैपिटल M और उसके बाद कैपिटल L और उसके बाद कैपिटल F, ये आपके पास अवेलेबल होगी, यानी कैपिटल MLF आपके पास है। आप इनको डायरेक्टली अभी भी पोस्ट कर सकते हो। तो पहली अमाउंट 39875 है, आप यहाँ आएँ और ये कैपिटल MLF यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने इन तीनों की वैल्यूज़ को लिख देना क्योंकि ये टोटल अमाउंट्स हैं। तो पहली मटेरियल की अमाउंट है, आप उसकी वैल्यूज़ लिखें 39875। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है 17625 ऑलराइट, और उसके बाद ओवरहेड की अमाउंट है 13,700, 13700 13,700। जी, आपने मटेरियल, लेबर और FOH की अमाउंट्स को लिख दिया और ये आगे भी यूज़ होंगी, लेकिन बहरहाल अभी हम क्वेश्चन में आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द मंथ, यहाँ अब मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। ड्यूरिंग द मंथ डिपार्टमेंट व्हेन स्टार्ट्स प्रोडक्शन ऑफ 7500 यूनिट्स, यानी कि चूँकि आपका ये पहला डिपार्टमेंट है और यहाँ क्वांटिटी शेड्यूल जब आप बना रहे हैं तो उधर दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, यूनिट स्टार्टेड भी हो सकता है और यूनिट रिसीव्ड भी हो सकता है। आपको मैं ऑलमोस्ट हर दफ़ा ये बात डिस्कस करता हूँ। अच्छा, ये मुझे क्वेश्चन नंबर नज़र आया है, ये 7.3 पिछला लिखा हुआ है। हम जो क्वेश्चन इस टाइम कर रहे हैं वो आपको मैंने बताया है कि वो 7.6 है, इसका नंबर हम 7.6 कर दें ताकि बार बार देखते हुए कोई परेशानी ना हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक यूनिट स्टार्टेड और एक यूनिट रिसीव्ड, दोनों वर्ड एक ही लाइन में। हाउ, अगर तो आपका पहला डिपार्टमेंट है तो पहला वर्ड है स्टार्टेड, तो वो यूज़ होगा। अगर आपका सेकंड डिपार्टमेंट है, जैसे हमने कहा कि कटिंग डिपार्टमेंट होता है सबसे पहले, उसके बाद स्टिचिंग डिपार्टमेंट होता है जो सीता है, उसके बाद फिनिशिंग डिपार्टमेंट जो पैक करता है। तो यहाँ पर अगर तो कटिंग डिपार्टमेंट है वो फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो वो स्टार्ट करेगा, और दूसरा अगर सेकंड डिपार्टमेंट है जैसे हमने कहा कि वो स्टिचिंग है, या थर्ड डिपार्टमेंट है अगर वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, तो वो स्टार्ट नहीं करेंगे, वो रिसीव करेंगे पीछे वाले डिपार्टमेंट से। इसलिए दोनों वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और पहली लाइन हमें वहाँ पर मिल गई है कि जो ड्यूरिंग द मंथ डिपार्टमेंट 1 ने प्रोडक्शन स्टार्ट की है 7500 यूनिट से।
तो ये यूनिट स्टार्टेड है, यहाँ पर आप पुट करें 7500। अब नेक्स्ट आप पढ़ें, वहाँ क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ मंथ 1000 यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस। 1000 यूनिट्स के साथ लिखा हुआ है आर इन प्रोसेस, इसका मतलब है ये वर्क इन प्रोसेस आपको मिल गया। 1000 आप यहाँ पर पुट कर दें, 1000 वर्क इन प्रोसेस। अब आप ये देखें कि आपके पास पहले आना चाहिए था यूनिट्स कंप्लीटेड, वो आया ही नहीं, और आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही है यूनिट इन प्रोसेस की, यानी वर्क इन प्रोसेस की। तो देखें अभी भी बहुत बड़ा गैप है टोटल यूनिट्स से 7500, जबकि यूनिट्स की इंफॉर्मेशन अभी तक 1000 की आई है। तो बाकी 6500 के लिए क्या है वो चेक करते हैं। अच्छा जी, दीज यूनिट्स आर कंप्लीट एज टू मटीरियल। यहाँ पर आप ये देखिए कि इसके साथ पहली परसेंटेज आपको मिली 80% और उसके साथ लिखा हुआ है मटीरियल। ऑलराइट, तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट है वो है लेबर, और लेबर के लिए उसने परसेंटेज जो बताई हुई है वो 60% है। दीज यूनिट्स आर कंप्लीट एज टू मटीरियल, और आगे लिखा हुआ है 80% कंप्लीट टू लेबर और 60% कंप्लीट टू ओवरहेड। ओके, अब ज़रा सिचुएशन क्लियर हुई। यहाँ पर वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट दे रहा है, दीज यूनिट्स आर कंप्लीटेड एज टू मटीरियल। ये इसको 2-3 दफ़ा पढ़ें और इसका मतलब समझें। दीज यूनिट्स आर कंप्लीट एज टू मटीरियल मतलब मटीरियल सारे का सारा कंप्लीट हो गया हुआ है, और उसके साथ आप वर्डिंग पढ़ें 80% कंप्लीट एज पर लेबर, और लेबर की प्रपोर्शन या परसेंटेज जो है वो 80% है, और 60% कंप्लीट एज टू ओवरहेड, और FOH की जो परसेंटेज कंप्लीशन है वो 60 है। ये अभी हम परसेंटेज कंप्लीशन दोबारा लगाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है इन द मंथ ऑफ जून देर इज़ नॉर्मल लॉस ऑफ 250 यूनिट। नॉर्मल लॉस की पहले हमने डिटेल से डिस्कशन कर ली है। 250 यूनिट्स हैं, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ ये लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस, यहाँ 250 आप पुट कर दें। ओके, अभी तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आई कि फिर यूनिट्स कंप्लीट कितने हुए। अब आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है, और वो कैसे। टोटल आपके पास 7500 यूनिट्स थे, उनमें से 1000 अभी तक वर्क इन प्रोसेस के अंदर हैं, और 250 आपके पास लॉस हो गए, यानी 7500 में से 1250 यानी 1000 और 250 जो हैं उनका पता है। तो फिर बाकी कहाँ है, बाकी फिर हम कॉमन सेंस यूज़ करके कहेंगे दे आर कंप्लीटेड यूनिट्स। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया। आप देखें नीचे से दोनों लाइंस बराबर भी हो गई। हमने क्या किया, सबसे पहले आप यहाँ पढ़ें कि 7500 यूनिट्स टोटल थे जो सबसे ऊपर लिखे हुए हैं। रीडिंग करें, 7500 ग्रीन हाईलाइट हुआ है, और उसके बाद उसमें से जो 1000 यूनिट्स थे वो अभी तक इन प्रोसेस हैं, और 250 जो हैं वो लॉस हो गए। तो रिमेनिंग यूनिट्स जो हैं हमने इनडायरेक्टली अंडरस्टैंड किया कि वो कंप्लीटेड हैं। इस तरह से आपका क्वांटिटी शेड्यूल पूरा हो गया। अब आपने यहाँ इक्विवेलेंट स्केड्यूल के अंदर आना है, यानी ये वाले 2 पोर्शन पहले कंप्लीट करने हैं, और बारी पहले इक्विवेलेंट शेड्यूल की है। उधर लिखा हुआ है सबसे पहले इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल के लिए 100% कंप्लीटेड यूनिट्स, और वो क्वेश्चन के अंदर आपके पास हैं जो आपने निकाले 6250 सेकेंड लाइन में नज़र आ रही हैं, इनडायरेक्टली निकाले आपने। 100% कंप्लीटेड यूनिट 6250 है। उसके आगे लिखा हुआ है प्लस, आप भी डाल दें प्लस, उसके आगे ब्रैकेट स्टार्ट, आप भी ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। और वर्क इन प्रोसेस आप यहाँ पर पढ़ें जो आपको बुक में दिया हुआ है तीसरी लाइन में, ये W वर्क इन प्रोसेस, उसके आगे लिखा हुआ है 1000, तो आप भी यहाँ पर लिख दें 1000, और फिर फार्मूले में आगे जाएं तो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन। ये चूँकि आप इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बुक में जो मैंने हाईलाइट भी किया, और वो सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल है, वहाँ पे लिखा हुआ है दीज यूनिट्स आर कंप्लीट एज टू मटेरियल, यानी कि मटेरियल 100% कंप्लीट हो गया हुआ है। दीज यूनिट्स आर कंप्लीटेड एज टू मटेरियल। अब उसकी परसेंटेज आपने यहाँ लगानी है मटेरियल की, मल्टीप्लाई करना है आपने
मटेरियल की परसेंटेज कंप्लीशन, और वो कितनी है 100% है। 100% का मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब होता है 1, तो आप 1 लगा दें। इसको एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा अच्छी तरह गौर से समझें और फिर आपने अपनी कॉपी पे लिखना है। अब हमने करना है इक्विवेलेंट ऑफ लेबर। उसके अंदर 100% कंप्लीटेड यूनिट्स वो हमने क्वांटिटी शेड्यूल में सबसे यहाँ क्वांटिटी शेड्यूल में सेकंड लाइन में लिखा हुआ है 6250, जो हमें पता लगा यूनिट्स कंप्लीटेड है। इनडायरेक्टली हमने उन्हें कैलकुलेट किया था, तो 100% कंप्लीटेड यूनिट 6250, एक तो ये आपने कर दिया। अब ये जो ब्लू हाईलाइट हुआ है इससे ऊपर वाली लाइन हम पढ़ रहे हैं, उसके आगे लिखा हुआ है प्लस, प्लस लिख दें। फिर उसके आगे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस, और वर्क इन प्रोसेस आपने ये सेकंड थर्ड लाइन के अंदर वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ 1000, ये बुक में दिया हुआ था, आप भी 1000 लिख दें। अब इससे ऊपर जो रेड लाइन है वहाँ पढ़े, आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन। ये आप काम कर रहे हैं लेबर के लिए, तो लेबर की परसेंटेज कंप्लीशन के लिए आप वापस जाएं क्वेश्चन में और यहाँ से रीडिंग करें 80% कंप्लीट एज ऑफ लेबर, एज टू लेबर। तो इसका मतलब है लेबर की जो परसेंटेज है वो 80% है। 80% का मतलब है 80 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब 0.8 है। तो आप लगाएं और यूँ आपने कैलकुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ लेबर की भी कर ली। अब इक्विवेलेंट ऑफ एफओएच पे आए, यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। क्वांटिटी शेड्यूल में यहाँ पर सेकेंड लाइन में देखें जो यूनिट्स कंप्लीट हुए थे 6250, वो आपने इनडायरेक्टली उनको कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर 6250 100% कंप्लीटेड यूनिट। जहाँ ये ब्लू हाईलाइट हुआ है उससे ऊपर रेड वाली लाइन हम पढ़ रहे हैं, फिर आगे लिखना है प्लस, आप भी लिख दें प्लस, ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट ओपन, उसके आगे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में वापस जाएं, वहाँ वर्क इन प्रोसेस थर्ड लाइन के अंदर लिखा हुआ है 1000, वही 1000 आप यहाँ लिख दें और उससे आगे मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन। ये चूँकि इक्विवेलेंट ऑफ एफओएच है। अब क्वेश्चन में वापस जाएं और वहाँ एफओएच की परसेंटेज देखें, जो जहाँ से क्लैरिटी हो रही है 60% कंप्लीट एज टू ओवरहेड। इसका मतलब है कि एफओएच की परसेंटेज 60% है और 60% का मतलब 60/100 और उसका मतलब 0.6 आप लगाएं, ब्रैकेट क्लोज करें और इस तरह से आपने अपने राइट वाले पेज का जो सेंटर वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया। राइट वाले पेज पे 3 पोर्शन है, कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉल पहला, फिर इक्विवेलेंट शेड्यूल और उसके बाद आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी थी। तो हमने इक्विवेलेंट शेड्यूल कंप्लीट कर लिया और ये कंप्लीट होगा तो ही पर यूनिट कॉस्ट आपकी कैलकुलेट होगी। अब हम चलते हैं पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए। इसमें जो फार्मूला लिखा हुआ है कैपिटल एम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ एम। यहाँ पर आपने इक्विवेलेंट ऑफ एम कैलकुलेट किया हुआ है, तो आपका इसको एम क्या है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो आपने यहाँ पर लिखी हुई है लेफ़्ट वाले पेज पर। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी आपको पता है और आपको ये इक्विवेलेंट स्केड्यूल से इक्विवेलेंट ऑफ एम भी पता है। तो पहले आप यहाँ पर मटेरियल की कॉस्ट लिखें और वो आपके पास है 39875। इसको पुट करें और इसको आपने डिवाइड करना है किस पे, इक्विवेलेंट ऑफ एम। वो रेड कलर की जो सबसे पहली लाइन है वो इक्विवेलेंट ऑफ एम की है, उसका आंसर है 7250, वो आप पुट कर दें। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। इसमें सबसे पहले कैपिटल एल यानी कि लेबर की अमाउंट, और वो कैपिटल एल लेबर की अमाउंट 17625 है, आपने वो लिखनी है 17625 और इसको आपने डिवाइड करना है किस पे, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर पे। तो सेकंड रेड लाइन के नीचे 7050 लिखा हुआ है, वो इक्विवेलेंट ऑफ लेबर आपने कैलकुलेट कर लिया। और उससे नेक्स्ट आपके पास है इक्विवेलेंट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच, और उसके लिए आपको पहले फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है 1370, वही आप यहाँ पे पुट करेंगे। अमाउंट है एफओएच की 13700 और फिर इसको डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट ऑफ एफ, और ऊपर देखें रेड कलर की थर्ड लाइन और नीचे उसका आंसर दिया हुआ है इक्विवेलेंट ऑफ एफ का 6850।
तो इसको आप डिवाइड करेंगे 6850 को। अभी हमने स्टेटमेंटल फॉर्म में इसको लिख दिया ताकि हमें याद रहे। अब इनकी पर यूनिट कॉस्ट आप निकाल लेंगे, सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। पहले केस के अंदर टोटल था 39875 और आपने इसको डिवाइड करना है इक्वलेंट ऑफ मटेरियल यानी 7250, तो पहली पर यूनिट कॉस्ट आ गई। दूसरी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए 17625 टोटल है और जो उसके यूनिट्स कंप्लीटेड हैं वो 7050 यानी इक्वलेंट ऑफ लेबर। तो आपके पास सेकंड पर यूनिट आ गई। अब थर्ड पर यूनिट निकालने के लिए 13700 है, उसको डिवाइड करेंगे 6850 यानी इक्वलेंट ऑफ एफ। तो यूँ आपके पास तीसरी भी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। ओके, अब आपके पास राइट वाले पेज के ये दो पोर्शन थे, आपने इक्वलेंट भी कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आपने पर यूनिट कॉस्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हमने इनको अपनी अपनी जगहों पे पुट करना है। पहले हम ये पर यूनिट कॉस्ट वाला पोर्शन फिल करते हैं। सबसे पहले पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 5.5 है, वो मटेरियल के सामने पर यूनिट कॉस्ट आप लिखेंगे और वो कितनी आई हुई है 5.5, वो पुट कर दें। उसके बाद है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर और वो कितनी आई हुई है 2.5, वो लिख दें। उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH वो कितनी आई हुई है सिर्फ 2, उसको आप लिख दें। और इस तरह से तीनों पर यूनिट कॉस्ट आपने लिख दी। और चूंकि ये फार्मूला पहले ही लगा हुआ है, ये 10 आपके पास टोटल कॉस्ट भी आ गई, पर यूनिट टोटल कॉस्ट। ये इसका आंसर आमतौर पे दिया होता है। लेट्स सी क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर है या नहीं। तो आप क्वेश्चन में जाएं और सबसे एंड पे देखेंगे पर यूनिट कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है आंसर 10, और आपने यहाँ पर 10 आंसर ही कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा, आप देखें, आपको हमेशा मैं बताता हूँ क्वांटिटी शेड्यूल जो है वो कंप्लीट हुआ, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट वो कंप्लीट हुई, आंसर भी आ गया हुआ है। लेकिन राइट वाले पेज पे देखें, आपने इक्वलेंट शेड्यूल भी पूरा कर लिया, फिर पर यूनिट कॉस्ट भी पूरी कर ली, मगर ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा खाली है, हालांकि हमारा आंसर आ गया हुआ है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है इसको कंप्लीट करना है और वो मैंने आपको समझाया है कि इसका जब टोटल करेंगे ये ऑटोमेटिकली इस टोटल को इक्वलाइज कर देंगे। चलें जी, अब चलते हैं। सबसे पहली लाइन में आपने लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स, ये आपने लेने हैं कंप्लीटेड यूनिट्स। और पहले उसके लिए आप यहाँ आएँ और ये दूसरी लाइन में पढ़ें 6250 आपके पास कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, आप उसको लिख दें 6250। उससे आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। उससे आगे लिखा हुआ है स्मॉल टी क्या होता है, टोटल पर यूनिट कॉस्ट, और वो आपने यहाँ पर नीचे देखें 10 आपने टोटल पर यूनिट कॉस्ट निकाली हुई है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। यूँ ये पहली लाइन आपकी कंप्लीट हुई और पहली लाइन के अंदर आपने लिखा हुआ था कंप्लीटेड यूनिट्स, वो 6250 और मल्टीप्लाई बाई टी 10 कर दिए। नेक्स्ट लाइन आप चेक करें, वहाँ लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाई आर, और आर हमारे क्वेश्चन में है नहीं क्योंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है, ये कॉस्ट नहीं रिसीव करता। तो इस सेकंड स्टेप की जगह पर चूँकि आपके पास वैल्यू है ही नहीं स्मॉल आर की, तो इस स्टेप पे नेक्स्ट आप ज़ीरो लिख सकते हैं, तो आप पहले ही इसको ज़ीरो लिख दें। ऑलराइट, उससे अगली लाइन में यहाँ पढ़े सबसे पहले क्या लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस, तो आप क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, ये तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस है वो 1000 है, तो आप भी लिख दें यहाँ पर 1000। अच्छा जी, 1000। फिर उससे आगे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और यहाँ पर ये देखें सबसे पहली लाइन में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी एम आपने निकाल लिया हुआ है, तो उसकी जगह पर आप लिख दें 5.5। अच्छा जी, फिर उससे आगे दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो आप दोबारा मल्टीप्लाई का निशान डालें, यानी यहाँ मल्टीप्लाई करना है। फिर उससे आगे लिखा हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन, किसकी, ये चूँकि आप मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में आए वापस, यहाँ पर हमने बहुत दफ़ा ये डिस्कस किया कि इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ चेक करें दीज यूनिट्स आर कंप्लीटेड एज टू मटीरियल, उसका मतलब है कि मटीरियल के हिसाब से सब कंप्लीट है, तो मटीरियल 100% कंप्लीट है।
100% का मतलब है कि 100 डिवाइडेड बाय 100, और 100 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब है 1, तो वही 1 आप यहाँ लिख देंगे। लेकिन ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। आप कर क्या रहे हैं, यहाँ पर राइट वाले पेज का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आप कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर आपको परफॉर्मा अच्छा तैयार है, याद है, तो सिर्फ वैल्यूज़ आपने वहाँ पे पुट करनी है, और इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ नहीं है। लेकिन जी उससे अगली लाइन पे चलते हैं। वहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। तो क्वांटिटी शेड्यूल में ये तीसरी लाइन में आप देखें वर्क इन प्रोसेस 1000 था, आपने यहाँ पर 1000 लिख दिया। उससे आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो आप भी यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख दें। फिर उससे आगे लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, तो वो नीचे वाले सबसे नीचे वाले पोर्शन में आपने पर यूनिट सेकंड लाइन में पढ़े पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर निकाली हुई है, और वो 2.5 है, तो आप मल्टीप्लाई करके 2.5 लिख दें। फिर उससे आगे दोबारा लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख दें। फिर उससे आगे लिखा हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन किसकी, चूँकि आप ये लेबर का काम कर रहे हैं। वापस जाएं क्वेश्चन में, वहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर वो किधर लिखी हुई है, मटेरियल से आगे वो कह रहा है 80% कंप्लीट एज ऑफ, अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, लेबर। तो लेबर की परसेंटेज 80% हुई। क्वेश्चन में आप आए और ये परसेंटेज कंप्लीशन की जगह पर आपने यहाँ 80% का मतलब है कि 80 डिवाइडेड बाय 100, और 80 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब है 0.8। इस तरह से ये लाइन भी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट लाइन में फिर दोबारा से वर्क इन प्रोसेस, और क्वांटिटी शेड्यूल में तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 1000, तो आप भी लिख दें यहाँ पे 1000। अच्छा, यहाँ आप देखें कि मैंने यहाँ पे भी 1000 लिखा, लेकिन मैं आपको क्वांटिटी शेड्यूल में लेकर गया। यहाँ पर भी 1000 लिखा, मैं फिर दोबारा क्वांटिटी शेड्यूल में लेके गया। यहाँ पर फिर 1000 लिखा, मैं तीसरी मरतबा फिर क्वांटिटी शेड्यूल में लेके गया। हालांकि ये ऐसा भी हो सकता था कि मैं एक ही दफ़ा इसको कॉपी करके नीचे लिख देता। सिर्फ आपकी वजह से कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी डेवलप हो, तो मैं बार बार उसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ से आपने इसको देखना है। अच्छा जी, वर्क इन प्रोसेस आपने लिखा, उसके आगे आपने मल्टीप्लाई लिखना है, तो आप भी मल्टीप्लाई लिख दें। फिर उससे आगे स्मॉल एफ है, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ ओ एच। सबसे नीचे वाले पोर्शन में ये देखें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ ओ एच आपने निकाली हुई है, और उसकी वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ पर 2 पुट कर दें। फिर उससे आगे दोबारा मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दें। और फिर उससे आगे लिखा हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन। परसेंटेज कंप्लीशन किसकी, चूँकि आप यहाँ पे एफ ओ एच कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन में वापस आएँ, और यहाँ पर सबसे नीचे वाली लाइन में देखें, इधर लिखा हुआ है 60% एज ऑफ एफ ओ एच, 60% कंप्लीट एज ऑफ ओवरहेड, यानी कि एफ ओ एच की परसेंटेज है 60%। वापस इधर आएँ, और ये जो परसेंटेज कंप्लीशन लिखनी थी उसकी जगह 60/100 यानी कि 0.6, तो आप 0.6 यहाँ पे पोस्ट कर दें। लें जी, आपका ये वाला पोर्शन स्टेटमेंटल फॉर्म में ऐसे कंप्लीट हो गया। अब लिखना आपके लिए ज़्यादा आसान है, यहाँ से देखते जाएंगे और हम कैलकुलेटर पे जो लिखना है वो यहाँ लिख दें। अच्छा, आपको मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, आपने जब खुद काम करना है तो इस तरह पहले लेफ़्ट साइड पे अमाउंट्स लिखनी है, सिर्फ फार्मूलाज नहीं लिखने, अमाउंट्स लिखनी है, और ये इम्पॉर्टेंट मैटर है प्रेजेंटेशन का। अच्छा जी, अब यहाँ आए, सबसे पहले आपने इधर लिखा हुआ है 6250, और उसको मल्टीप्लाई करना था 10 से, लिख दिया। अगला ज़ीरो पहले ही है। अब ये इस लाइन में लेफ़्ट साइड पे देखें क्या लिखा हुआ है 1000, और 1000 को आपने मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई इसको करना है, लाइन के लेफ़्ट साइड पे देखें 2.5, और फिर मल्टीप्लाई करना है 0.8 से। इस तरह इसकी भी अमाउंट आ गई। ओके, नेक्स्ट है दोबारा 1000, जहाँ कर्सर ये ब्लू कलर का हाईलाइट हुआ है उसके लेफ़्ट साइड पे देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, और मल्टीप्लाई बाय 0.6। इस तरह से ये भी अमाउंट आ गई। ये अमाउंट एक कैलकुलेट होने से रही हुई है, उसको भी कर लेते हैं। जहाँ ब्लू कर्सर ऐसे हाईलाइट हुआ है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें 1000, और मल्टीप्लाई बाय 5.5 करना है, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना है 1 से,
तो इस तरह से ये अमाउंट भी आपके पास आ गई। अच्छा जी, चूँकि यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ था, इसने इन सब का जो टोटल है वो भी खुद ही करके बता दिया। इस पूरी अमाउंट का टोटल ये आया हुआ है। आपने बहरहाल कैलकुलेटर पे 62,500, 5,500, 2,000 और 1,200 का टोटल करके यहाँ पे लिखना है। और फिर मैंने आपको समझाया था कि आपने क्वेश्चन खुद भी चेक कर सकते हैं। जो ये वाला टोटल है 71,200, ये ऑटोमेटिकली इसके इक्वल आएगा 71,200, 71,200, और यहाँ पर भी है 71,200। तो हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चेक भी हो गया। मगर ये ख्याल रखिएगा, ऐसे भी शहजादे शहजादियाँ हैं कि उनकी अमाउंट यहाँ पर इक्वल होगी, लेकिन इसके बावजूद भी क्वेश्चन गलत होगा। वो वक्त आने पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लें जी, अब हमारा जो लेफ़्ट वाला पेज था, क्वांटिटी शेड्यूल भी देखें सारा पूरा है, और उसके नीचे कॉस्ट चार्ज भी पूरी हो गई। राइट वाले पेज पे 3 पोर्शन करने थे, उसमें कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर पूरी, इक्विवेलेंट शेड्यूल पूरा, और पर यूनिट कॉस्ट हमारी पूरी होगी। आंसर्स हमने चेक कर लिए हुए, पर यूनिट कॉस्ट हमारी 10 वो भी ठीक है। और ये भी हमने चेक कर लिया कि टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 71,200, वो भी कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में इक्वल है। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब आपको कोई प्रॉब्लम है या डिस्कशन आपने करनी है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा करने आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। होपफुली वी विल मीट सून। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।